हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, लॉज ऑफ मोशन, जिन्हें हम न्यूटन्स के लॉज भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है लॉज ऑफ मोशन के बारे में। पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन कहते क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि लॉज ऑफ मोशन क्या है। देखिए, लॉज ऑफ मोशन का मतलब है कोई भी मोशन हो रही है। मोशन हम पहले पढ़ चुके हैं, और अगर आपको मोशन के बारे में पढ़ना है तो मेरी वीडियो में जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वहाँ पे मोशन के बारे में पता लगेगा, मोशन क्या होती है, कैसे होती है। और उनको करने के लिए मोशन, कुछ भी कोई भी मोशन अकर होने के लिए कुछ पर्टिकुलर नियम बनाए गए न्यूटन्स के द्वारा, जिन्हें हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। तो आइए उसके हम, जैसे कि पता है हमें 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, और इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट until an external force applied on it। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी जगह पे रखा हुआ है, रेस्ट पे है या मोशन में है, चल रहा है, मूव कर रहा है कुछ भी, तो जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, कैसा भी फोर्स मतलब हम भी मस्कुलर भी लगा सकते हैं, दूसरा तरह का, सपोज दैट हवा आ रही है और किसी हवा से कोई चीज हिल रही है, नहीं, कैसा भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। जब तक हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसकी पोजीशन वैसी ही रहेगी। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। होप सो आपको समझ में आया। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। अब कईयों का ये होता है कि जैसे सर कुछ चीजें ऐसी होती है जो चलती रहती है लेकिन बाद में अपने आप रुक जाती हैं। नहीं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहला एग्जांपल यही लिया है, अ मूविंग कार विल नॉट स्टॉप विदाउट अप्लाइंग ब्रेक और एनी फोर्स। कई बच्चे कहते हैं कि सर कार है, कुछ दूरी पे चलने के बाद रुक जाती है, ठीक है, बट आपने कभी सोचा होगा कि कार में जैसे हमने ब्रेक नहीं भी लगाया है तो वो कार कुछ दूरी पे चलने के बाद रुक जाएगी। ऐसा इसलिए है कि कार के जो टायर्स हैं, टायर और रोड के बीच फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। जबकि हमने पहले लॉ में क्या पढ़ा है कि किसी भी तरह का कोई फोर्स काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हैं कि कार जब चल रही है तो सामने से एयर का प्रेशर लग रहा होगा, तो वो एयर का प्रेशर भी थोड़ी बहुत उस पर फोर्स लगा रहा होगा। इट मीन्स कि फर्स्ट लॉ बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई भी फोर्स ना लगे तो उसकी जैसी पोजीशन है, रेस्ट है या मोशन है, वो एज इट इज ऐसी ही रहेगी। सेकंड एग्जांपल, अ फुटबॉल विल नॉट मूव विदाउट किकिंग इट। मान लो कहीं ग्राउंड में कोई फुटबॉल पड़ी हुई है, जब तक हम उसको किक नहीं करेंगे वो एज इट इज वहीं पर ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो होप सो आपको ये लॉ समझ में आया हो। ये सिर्फ इसकी स्टेटमेंट, दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन it will remain in motion, if an object is at rest it will remain at rest until an external force applied on it। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ये आप पहला लो, इसकी जो स्टेटमेंट है आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर करती है कि एक प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, linear momentum is equals to mass into velocity। it is a quantity that is a product of mass and velocity। कि लीनियर मोमेंटम मतलब पता करेगा कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मास है और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। इन दोनों की जो प्रोडक्ट बना के हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ली, दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं,
किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लीनियर मोमेंटम की। फाइन, लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो हम स्मॉल p से लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ये dt का मतलब समझ लीजिए। देखिए फिजिक्स की टर्म में आपको कहीं भी रेट ऑफ चेंज का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो रही है। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और चेंज के लिए हमने डी लगाया, मतलब स्मॉल चेंज होगा कुछ, तो डी फॉर स्मॉल। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। तो सेकंड लॉ ये था। आगे हम पढ़ेंगे, आप मेरी अगली वीडियो में देखेंगे कि सेकंड लॉ ही है जो मेन लॉ है, जिससे हमें पता लगा कि भाई फोर्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो यहीं से निकल कर आया था। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिंपली आज इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ कहते क्या है एक्चुअली। तो आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए थर्ड और जो लास्ट लॉ है इसका वो हम देख लेते हैं क्या कहता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए फिर से हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि कोई भी चीज हो रही है, कोई भी एक्शन हो रहा है, उस पे हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उस पे एग्जैक्टली उतना ही फोर्स अपोजिटली लगेगा। थर्ड लॉ ये कहता है। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि सपोज दैट मैंने किसी वॉल पर, दीवार पर किसी बॉल को स्टक किया है, उसको उस पे बॉल को उस पे मारा है, तो बॉल वापस मेरे पास आई है। इसका मतलब क्या है? या तो वो अब मैं आपको बताऊं कि इसमें थर्ड लॉ का क्या काम है कि मैंने जितने फोर्स के साथ बॉल को मारा था, बॉल जितने फोर्स के साथ दीवार के लगी है, सेम उतने ही फोर्स के साथ बॉल दीवार से वापस आई है। इसका मतलब दीवार ने उस पर उतना ही फोर्स लगाया है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे कईयों का एग्जाम वो क्वेश्चन होता है कि सर जरूरी नहीं है कि वो उतनी फोर्स से हमारे पास आए, या वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है सर, हम खड़े हैं कुछ दूरी पर, वो बिल्कुल हमारे पास ऐसे ही आए जैसे हमने फेंकी थी। ठीक है, हो सकता है वहां पे कुछ फोर्स कम हो गया हो, दीवार ने उस पर उतना ही फोर्स लगाया जितना उस पर जाके लगा था, लेकिन बाद में उसका फोर्स कम हो गया है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करने लग गया हो या उसके मास की वजह से कुछ भी चीज। बट पहले जो उस पे बॉल ने जितना फोर्स दीवार पे लगाया था एग्जैक्टली उतना ही फोर्स उसने वापस लगाया है। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये आप इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये है कि ए फोर्स ए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए और बी, ए ऑब्जेक्ट जितना फोर्स बी पर लगा रहा है, ए ऑब्जेक्ट जितना फोर्स बी पर लगा रहा है, बी ऑब्जेक्ट भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा, दोनों इक्वल रहेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया गया है। नेगेटिव साइन का मतलब है, नेगेटिव साइन का मोस्टली हम यहाँ पे यूज करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिशन के लिए। जैसे कि सपोज दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ये तो आपको पता होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मैं ये कह दूं कि मैं 5 किलोमीटर रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ गया, 5 किलोमीटर रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ गया, ठीक है, बट मैं ये कह दूं कि -5 किलोमीटर रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ गया या कुछ भी, तो -5 का मतलब हो गया कि चले तो 5 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चले तो हम है, बट हम नेगेटिव डायरेक्शन में चले हैं। तो ये आपको नोट करना है कि नेगेटिव का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, तो ये है कुछ रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। पहले हम वॉकिंग ऑफ अ पर्सन देख लेते हैं कि कोई भी इंसान चल रहा है तो आप कभी नोट करना, वो अपने पंजों से या अपने फीट से धरती पर एक तरह से फोर्स लगा रहा है, अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, बट जैसे कि जितना वो फोर्स लगा रहा है सेम अर्थ उस पे लगा रही है। तो हम तो धरती को धकेल नहीं सकते नीचे की तरफ, बट धरती हमारे ऊपर फोर्स लगा देती है, जिससे कि हमारा वो पैर आगे की तरफ चला जाता है और हम फिर वॉक करने लगते हैं। इसको आप करके देखिएगा प्रैक्टिकली। नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट करके जरूर बताएं, या समझ में आ गए तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब ये ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी पूछा जाता है इसके बारे में, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन क्या होता है। देखिए जो गन होती है, जिससे जब एट दैट टाइम जब बुलेट फायर की जाती है, जब गोली उससे निकलती है, तो हम देखते हैं कि जो गन है वो हल्की सी ऊपर की तरफ उठती है, या जो हम देखते हैं कि कंधे के पास लगाई जाती है जो गन,
वो हल्का सा हमारा कंधा पीछे की तरफ होता है। तो इट मीन्स जिस स्पीड से, जिस फोर्स से उसमें से वो गोली निकली है, उस जो बुलेट फायर की गई है, सेम उसी फोर्स, वो जो फोर्स, सेम इतना ही फोर्स उस बुलेट ने गन पे लगाया होगा पीछे की तरफ जाने के लिए। इट मीन्स यहां पे अगर हम देखें तो बुलेट ने गन पे लगाया था जितना फोर्स, उतना ही फोर्स बुलेट ने गन पे लगाया है। पहले गन ने बुलेट पे लगाया उसको आगे धकेलने के लिए, गन ने बुलेट पे लगाया, फिर बुलेट ने गन पे लगाया है नेगेटिव डायरेक्शन पीछे की तरफ। यही होता है कि वो उसको हम जैसे उसको वो करते हैं तो ऊपर की तरफ हाथ हो जाता है हमारा, ऊपर की तरफ, या पीछे करते हैं तो कंधे की तरफ, कंधे से लगा के चलाई जाती है, सो दैट हमारा शोल्डर हर्ट ना हो। तो ये थे हमारे तीनों लॉज, इसको आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।